तुम्हारी जिंदगी? गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मरना, जुल्म सहना, क्योंकि हम इंसान नहीं है क्या हमें पैदा करने वाली माँ को दर्द नहीं होता जब हमें मारा जाता है? जब हमारी बच्चों को बेइज्जत किया जाता है, क्या हमें तकलीफ नहीं होती? क्या हम इज्जत नहीं रखते? अभी आपको अपने पराये का एहसास नहीं है, इसलिए जुल्म हो रहा है। जिस दिन आप मेरे साथ खड़े हो गए, गुंडागर्दी करने वालों के पांव गांव से लेके दिल्ली तक अगर ना कांप जाए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। मेरी बात को आप याद रखें। और मेरा विश्वास है कि आने वाले 10 साल में इस देश में ऐसा ऐतिहासिक परिवर्तन होगा कि आज जिनको जुल्म करके सताया जा रहा है वो इस देश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे होंगे और उनको इज्जत सम्मान की जिंदगी मिलेगी। कि चमार रेजिमेंट इतिहास पढ़ो भाई, इस देश में सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक रेजिमेंट है चमार रेजिमेंट। बहादुर रेजिमेंट थी, उसका इतिहास पढ़ो। मैं तो सिर्फ उसको बहाल करने की मांग कर रहा हूँ। बोलिए संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज की। सत्संग में आप यहाँ पहुंचे हैं तो एक जोरदार जयकारा मेरे साथ लगाइए। बोलिए संत शिरोमणि सदगुरु रविदास महाराज की। सदगुरु रविदास शक्ति। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर काशीराम साहब, मान्यवर दीनदयाल वाल्मीकि साहब। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए सत्संग से अलावा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी गुरुजी ने, सतीश दास जी ने अपने कंधों पे उठाई है कि ये क्षेत्र नशा मुक्त हो। ये जो चीज है ये जबरदस्ती से नहीं छूटेगी, ये छूटेगी मन से। और मन से तब छूटेगी जब कोई ज्ञानी, जब कोई गुरु, जब कोई संत इनको सही रास्ता दिखाए। और मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं कि स्वामी समनदास जी महाराज जी ने लाखों परिवारों को अंधविश्वास, पाखंडवाद, तमाम तरह की कुरीतियों से बाहर निकाला। मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनका आशीर्वाद मेरे जैसों पे और मुझ जैसे लाखों लोगों पे है। मैं उनकी बात को अपनी बात के साथ जोड़ते हुए आपसे अपील करता हूं कि वास्तविकता में अगर इस जीवन के असली सुख को जीना चाहते हो तो बुराइयों को छोड़ो। और मैं तो लगातार पार्लियामेंट में भी मैंने कहा, आपने सुना होगा, मैंने पार्लियामेंट में ये बात कही। जब मैंने अपनी बात को रखना शुरू किया तो मैंने कहा कि 600 साल पहले भारत को नहीं, पूरी दुनिया को अगर सबसे अच्छा लोकतंत्र का जो सबसे अच्छा दर्शन है अगर किसी ने दिया तो वो हमारे कुलगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज ने दिया। हम ऐसे गुरु की संतान हैं। ये पार्लियामेंट में अमर हो गया है। जब तक पार्लियामेंट रहेगी भारत की, तब तक पार्लियामेंट के पन्नों पे सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा कि दुनिया में अगर सबसे अच्छा मानवता का दर्शन किसने दिया है तो वो सतगुरु रविदास जी महाराज ने दिया। आज आपकी जो आवाज सड़कों पे थी 10-12 साल से, वो पार्लियामेंट में है। और आप ये विश्वास करो, लोग दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करते हैं, 14-16 घंटे काम करते हैं। महान पुरुषों और गुरुओं के आशीर्वाद से मैं 20-20, 22-22 घंटे काम करता हूँ बिना रुके। कभी हिम्मत नहीं हारता, कभी नहीं हारता हिम्मत, और कभी किसी चीज से नहीं घबराता। 600 साल पहले सतगुरु जी ने दर्शन दिया बेगमपुरा राज का। कौन से राज का? जोर से बताओ, कौन सा राज? इस बात को कहने से पहले मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इस बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि ये नई बात है, बहुत दिन पुरानी बात नहीं है। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अनुयायियों से कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पे लिख दो कि हम इस देश के शासक बनेंगे। लोग हंसने लगे कि बाबा साहब कैसी बात कर रहे हैं, घर की दीवारों पे लिख दो। हमारे पास तो घर ही नहीं है, हम पे तो रहने की जगह ही नहीं, तो कौन सी दीवारों पे लिखे? तो किसी ने बात बाबा साहब तक भी पहुंचाई कि आपने जो कल उद्देश्य वो दिया है विचार, उसमें लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या? कि लोग कह रहे हैं कि हम पे तो घर ही नहीं, तो कौन सी दीवारों पे लिखे? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान में मैंने तुम्हें बराबर के अधिकार दे दिए हैं। तुम पे घर भी होगा, तुम पे बंगले भी होंगे, तुम पे कोठियां भी होंगी, तुम पे गाड़ी घोड़े तमाम साधन संसाधन होंगे। वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम लोग इस देश में शासक बनोगे। लेकिन अब फिर बात सुनो सतगुरु रविदास जी महाराज। उन्होंने 600 साल पहले कहा
ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समन्नु अन्न, और छोट बड़े सब समझे रविदास रहे पक्ष। जब ये बात 600 साल पहले उन्होंने कही, लोगों ने उनकी मजाक बनाई कि बताओ कैसी बात कर रहे हैं रविदास जी महाराज, राजतंत्र है, राजा महाराजा राज कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि राज ऐसा होना चाहिए कि जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां कोई बहुत अमीर ना हो और जहां कोई बहुत गरीब ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां किसी गरीब को सताया ना जाए, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की और सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो, जहां कोई भूखा ना सोए, जहां कोई प्यासा ना सोए, सब लोग बराबर हों और सब लोग इज्जत सम्मान की जिंदगी प्राप्त करें। ऐसा दर्शन, ऐसा विचार पूरी दुनिया के इतिहास में किसी भी धर्म के किसी भी गुरु संत महापुरुष ने 600 साल पहले नहीं दिया। लेकिन आपने अपने गुरु की बात पे पहरा नहीं दिया, और जो कौम अपने महापुरुषों की बात पे पहरा नहीं देती, उसका भविष्य कैसा होता है आज हम ये देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसका भविष्य अच्छा नहीं होता। अगर भविष्य अच्छा होता तो आज भी देश में लाखों करोड़ों लोग रोटी कपड़ा मकान के मोहताज नहीं होते। अगर भविष्य अच्छा होता, ये आपके सामने है, और मैं आज आपसे कह रहा हूं, जितना जल्दी हो अपने घरों की दीवारों पे लिख दो कि हमें बेगमपुरा राज लाना है। क्या कह रहा हूं तुमसे? पहले सुनो मेरी बात को। जैसे बाबा साहब ने लिखने कहा था, तब लोगों ने मजाक बनाया। क्या कहा गुरुजी? कि गुरुजी कैसी बातें कर रहे हैं, बाबा साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हम कहां शासक बन जाएंगे। उन्होंने कहा मैंने रानी का पेट चीर दिया है, वोट का अधिकार आपको दे दिया, इस वोट के जरिए राजा बनोगे। जो राजा महाराजा है वो भी आपकी गलियों में आपके पैर छूने आएंगे, आपका पैर पकड़ के कहेंगे चुनाव के बीच के आशीर्वाद दे दो चाची, ताई आशीर्वाद दे दो, दादा आशीर्वाद दे दो, भाई आशीर्वाद दे दो, हम भी आपके अपने हैं। जो राजा महाराजा खुद को कहते हैं वो भी आएंगे। ऐसा अधिकार बाबा साहब देके गए। आज मैं आपसे कह रहा हूं, अगर इस देश में इज्जत सम्मान की जिंदगी चाहिए और मानवता का राज स्थापित कराना है तो अपने घरों में लिख दो कि हमें बेगमपुरा राज लाना है। बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम, कि जिनका राज होता है उन्हीं का धर्म होता है। पहले राजकाज लाओ, जिस दिन राजकाज आ जाएगा उस दिन आपके धर्म का झंडा भी बुलंद हो जाएगा पूरी दुनिया में। मेरी बात को आप याद रखें। और जिनका राजकाज नहीं होता, आप अपने दिल पे गवाही रख के बताना, सब पढ़े लिखे जिम्मेदार लोग बैठे हैं और इधर भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। जिन गांव में सतगुरु रविदास जी महाराज की शोभा यात्रा नहीं निकलती है, अगर वो निकालने के लिए जाते हैं, कहने के लिए कि भाई हम निकालना चाहते, तो क्या कहती है पुलिस? क्या कहती है बताओ? हम बताते क्या कहती है? कहते हैं नई परंपरा नहीं लागू होगी, जिस गांव में नहीं निकलती थी उस गांव में नहीं निकलेगी। बताओ सच है या नहीं है? बताओ। तो यानी कि जिनका राज होता है उन्हीं की शोभा यात्रा भी निकलती। समझे नहीं समझे? तो राजकाज आ जाएगा तो शोभा यात्रा की परमिशन भी मिल जाएगी। राजकाज आ जाएगा तो आपके दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे। राजकाज आ जाएगा तो आपके बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। राजकाज आ जाएगा तो आपके टूटे हुए घर भी ये बंगले महलों जैसे हो जाएंगे। क्योंकि राजकाज जिन पे होता है उन्हीं के हाथ में चाबी होती है कि किसको क्या देना है और कहां क्या कराना है। राजकाज आएगा तो आपके यहाँ अच्छे स्कूल बनेंगे, अच्छे कॉलेज बनेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटियां बनेंगी। राजकाज आएगा अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे। राजकाज आएगा तो जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन मिलेगी और बहन बेटियों को सम्मान का जीवन मिलेगा। कोई गुंडा आग नहीं उठा के देख पाएगा बच्ची की तरफ, किसी माँ की तरफ, किसी बहन की, उसकी खाल उतार ली जाएगी। अगर कोई गुंडा किसी गरीब की बच्ची की तरफ आग उठा के देखे, कब होगा? जब राजकाज आएगा। और जब तक राजकाज नहीं आता तब तक हरिद्वार में आज ही लौटा हूं मैं, वहां से दरिंदों ने आपकी 14 साल की बच्ची को नोच दिया महात्माओं। लेकिन मैं समाज को महापुरुषों के रास्ते में ले जाकर पैरों पे खड़े करने का काम कर रहा हूं। और मेरा विश्वास है कि आने वाले 10 साल में इस देश में ऐसा ऐतिहासिक परिवर्तन होगा कि आज जिनको जुल्म करके सताया जा रहा है
वो इस देश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे होंगे और उनको इज्जत सम्मान की जिंदगी मिलेगी। राजकाज आएगा तो कुटीर उद्योग लेंगे, महिलाओं को घरों में रोजगार मिलेगा। राजकाज आएगा तो सर पे ईंटें नहीं उठानी पड़ेगी। राजकाज आएगा तो कोलू पे भट्टों पे काम नहीं करना पड़ेगा, किसी बहन बेटी का अपमान नहीं होगा। आपको याद होगा इन बागपत में 1 महीना नहीं बीता, 1 साल नहीं बीता, एक जानते लोग, जानते हो नहीं जानते हो दर्द को, कि जब एक बच्ची कोलू पे काम करने गई थी उसको कोलू में ठोक दिया था गुंडों ने। याद है नहीं याद है आप लोगों को? राजकाज होगा तो इज्जत की जिंदगी होगी। राजकाज लोकतंत्र में वोट से आता है। आपने सबको ताकत देकर राजकाज दिया। जिन्होंने राजकाज में जो लोग बैठे वो लोग अपने घरों में पड़ के सो गए। आज आपका बेटा, आज आपका भाई हिम्मत करके लड़ रहा है। बताओ मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ। क्या तो मेरे काम में कमी, बताओ कोई कमी है मेरे काम में? बताओ कहानी अड़ता तुम्हारे लिए, कहानी का और क्या चाहिए मुझसे? हर लड़ाई लड़ता हूं। दिल्ली का टूटा हुआ गुरु घरों, बताओ 66 दिन जेल काटी नहीं काटी? आप बताओ। बताओ लाठियां खाई नहीं खाई पुलिस की? बताओ सहारनपुर में जब जुल्म हुआ 16 महीने जेल काटी नहीं काटी? बताओ मेरी अपनी लड़ाई थी क्या? बताओ मेरी अपनी लड़ाई थी क्या? कोई एक लड़ाई बताओ मेरी अपनी हो, जितनी उम्र से ज्यादा मुकदमे हैं मेरे ऊपर, एक लड़ाई मेरी अपनी नहीं। एक लड़ाई मेरी अपनी, सारी लड़ाई समाज की है। और इसलिए लड़ाई है क्योंकि अपने लोगों पे, गरीबों पे, कमजोरों पे, किसानों पे जुल्म होते नहीं देख सकता। मैं भी आंख बंद कर सकता हूं, लेकिन अगर मैंने आंख बंद की तो जो आग घर के बाहर लगी है वो घर के अंदर आ जाएगी। मेरी बात को आप याद रखना, इस बात को भूल मत जाना जो मैं कह रहा हूं। आग घर के अंदर आ जाएगी। आज तो उनको पता लग गया कि इनके पास रखवाला है। अगर उनको एहसास हो जाएगा इन पर रखवाला नहीं है तो थाने कचहरियों में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। मेरी बात को आप याद रखो। आज तो उनको एहसास है। अभी यहाँ बराबर मुजफ्फरनगर में बताओ घुड़चड़ी रोक के बेइज्जत किया नहीं कि? आप लोग बताओ, बताओ भाई कौन सा गांव है वो बुकाड़े जी? मडकरीपुर में बताओ गुंडागर्दी किया नहीं कि? बताओ आपके साथ। बताओ मेरठ के रसूलपुर में गुंडागर्दी किया नहीं की? तब कह रहा हूं ये तब है जब उनको पता है कि इनका लड़ने वाला है, इनका लड़ाकू। मगर फिर कह रहा हूं थोड़ी सी ताकत बढ़ा दो मुजफ्फरनगर वालों। लिख के कहता हूं खून का कतरा कतरा भी आपके काम आएगा। मेरी बात को आप याद रखिए। आदमी पेट के लिए जीता, पेट के लिए 4-4 गोली खाई है। कभी कभी पीछे पलट कर नहीं देखा? बताओ गोली खा के डरा क्या कभी? आदमी सब पेट के लिए करता है। ये पेट भी आपका, सब कुछ आपका, आपके सहारे हूं। लेकिन वजन दे कह रहा हूं, मेरी माए बहने बैठी है सत्संग में खड़े होकर, झूठ नहीं बोलता मैं। इतिहास गवाह है कि मैंने झूठ नहीं बोला। जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा और आखिरी सांस है, मैं आपके आंसू पोंछने के लिए लड़ता रहूंगा। मेरी बात को आप याद रखना। अब फिर कह रहा हूं ये माए बैठी हैं, कब तक इस देश में जुल्म जाति सहती रहोगी? क्या गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मरने के लिए पैदा हुई हो दुनिया में? आप बताओ कितनी महिलाओं ने हवाई जहाज में सफर किया? बताओ कितनी ने हेलीकॉप्टर में सफर किया? बताओ कितनी ने रेलवे के एसी के डब्बे में सफर किया? तुम बताओ, हाथ उठाओ जिसने हवाई जहाज में सफर किया। बताओ जिन्होंने हेलीकॉप्टर में सफर किया। क्या है तुम्हारी जिंदगी? गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मरना, जुल्म सहना। क्योंकि हम इंसान नहीं है क्या? क्या हमें पैदा करने वाली माँ को दर्द नहीं होता जब हमें मारा जाता है? जब हमारी बच्चों को बेइज्जत किया जाता है, क्या हमें तकलीफ नहीं होती? क्या हम इज्जत नहीं रखते हैं? सब रखते हैं। लेकिन क्योंकि अभी आपको अपने प्राय का एहसास नहीं है, इसलिए जुल्म हो रहा है। जिस दिन आप मेरे साथ खड़े हो गए, गुंडागर्दी करने वालों के पांव गांव से लेके दिल्ली तक अगर ना कांप जाए तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं। मेरी बात को आप याद रखें। जिस दिन आप मेरे साथ खड़े हो गए, प्रधान से लेके प्रधानमंत्री तक जिसकी बनने की इच्छा होगी वो आपको सुबह आकर नमस्कार क्या करेगा, जय भीम क्या करेगा। मेरी बात को आप याद रखना, गांव से लेकर मान। जिस दिन आपने एहसास करा दिया कि हम अपने भाई के साथ खड़े हैं, भूखे प्यासे रह के मर के नहीं लड़ सकते। इस देश में किसने भूखे प्यासे रह के कोई लड़ाई नहीं जीती है, खा पी के लड़ाई जीती है। तो हमने कहा फिर कहे तोरी लाए घर से, रोटी खाओ बढ़िया और जल्दी जेल से बाहर आ जाओ, फिर आके समाज की लड़ाई लड़ो। इसलिए महाराज जी कह रहा हूं आप स्वस्थ रहोगे तो हम सबके काम आ जाओगे। गुरु के विचारों में सब कुछ है। शरीर तो एक ना एक दिन त्याग करके पूरा होना है। विचारों में महापुरुषों के विचारों पे चलो, ठीक है? और जो बहनें पढ़ रही है पढ़ाई करो।
और जो नौजवान हमारे पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी कह रहा हूं, बहुत दूर नहीं है लखनऊ, 3 साल की बात है, आप याद रखना, 3 साल में हम भी एडी चोटी का जोड़ लगा देंगे, गली गली घूमेंगे। आप मन पक्का रखना, 3 साल बाद इतनी ताकत बनेगी कि रोजगार के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा वादा, इस बात को आप लिख लो। और ये जिंदाबाद के साथ साथ मेहनत भी करो। और मैं महात्मा जी से और सभी गुरुओं से ये अपील करूंगा कि अब मुझे जाने की इजाजत दे दो, मेरे पास बहुत सारे। कुछ लोगों को गलतफहमी है, वो कहते हैं भाई आपने चमार रेजिमेंट की मांग क्यों कर दी, ऐसे तो जातियों की रेजिमेंट बन जाएगी, ये हो जाएगा। तो मैंने उनको सिर्फ मुझे बताना इस मंच के माध्यम से कि चमार रेजिमेंट, इतिहास पढ़ो भाई, इस देश में सबसे पुरानी रेजिमेंट में से एक रेजिमेंट है चमार रेजिमेंट, और ये 1942 में बनी है, 40 से 42 के बीच में, और 46 में उसको खत्म किया गया। वो बहुत बहादुर रेजिमेंट थी, उसका इतिहास पढ़ो। मैं तो सिर्फ उसको बहाल करने की मांग कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि उस रेजिमेंट को बहाल करके हमारे नौजवानों को देश की सेवा करने का मौका दिया जाए। हम बताएंगे कि हमसे ईमानदार देश के लिए हमसे बहादुर कोई नहीं। इसलिए मैंने मांग की है, हिस्ट्री पढ़ लो। मैं कोई हवाई मांग नहीं कर रहा हूं, मैं ऐतिहासिक मांग कर रहा हूं। सरकार कहती है कि हम अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ है, उन्होंने अभी आईपीसी, सीआरपीसी एविडेंस को बदल दिया। अंग्रेजों ने वो रेजिमेंट क्यों खत्म की थी, ये भी पढ़ लो। इसलिए खत्म की थी क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था आजाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ने से। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप भी पढ़ा करो, कोई सवाल करे उसको जवाब दिया करो। अपना इतिहास पढ़ो, इतिहास पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा। समझे, लूजे लंगड़े लोग नहीं है हम लोग। हमारा इतिहास है, हम अपने पैरों पर खड़े बहुत लंबे समय से। वो अलग बात है कि हम पिट छिप के इतना परेशान होकर जुल्म सह के भी हमने हमेशा देश को प्रायोरिटी में रखा। मैं आपका धन्यवाद दूंगा सब लोगों का, और महाराज जी का। और एक महाराज जी, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, यहाँ की कमेटी ने वो उसको अपमान ना समझे, उन्होंने मुझे एक मुकुट दिया था। भाई मैं मुकुट पहन के क्या करूँगा, कोई मैं राजा महाराजा थोड़ा ही। मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन वो मुकुट महापुरुषों के लिए और महापुरुषों की सेवा में होना चाहिए। मैं तो संघर्षशील आदमी हूँ, मेरा काम मुकुट पहन के राजा बनना नहीं, मेरा काम तो आपकी सेवा करना है। मुझे मेरा काम करने दो, मुझे फोटो वोटो से फुर्सत दिया करो थोड़ी सी। अगर फोटो से फुर्सत दोगे तो मैं ज्यादा काम करके दिखाऊंगा। तो मेरा बहुत सारा समय फोटो में ले जाते हो, यही समय है, ये काम करने दो। देखो 10 साल कितने अच्छे हो जाएंगे। और देखो पुलिस के लिए भी हम सोच रहे हैं, इनकी 8 घंटे की ड्यूटी करा के रहेंगे। मेरी बात को याद रखना, हम ही कराएंगे और कोई नहीं करा सकता, और तो सबको काम लेना है। और आपकी वेतन विसंगतियां भी दूर करेंगे, और बॉर्डर स्कीम भी आपकी खत्म करेंगे, और सप्ताह में एक दिन छुट्टी भी हम ही आपको दिलाएंगे। मेरी बात को याद रखना, इस बात को आप लिख लेना। मैंने मामला पार्लियामेंट में उठाया, वो कह रहे स्टेट इशू है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार और तैयारी करके उठाऊंगा कि स्टेट इशू पर कैसे बोलते, ये भी कर दूंगा काम। लेकिन मैं आपको भी कह रहा हूं, जब कोई गरीब आपके दरवाजे आया करे, वो आपको भगवान मान के आता है, आप भी न्याय करने की कोशिश क्या करो। उसको एहसास होना चाहिए कि आप जिस उम्मीद लेके आपके पास आए, आप उस पर खरे उतर रहे हो। पुणे में आपका धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।